हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टाइटन एकेडमी में। तो उस दिन हमने वर्णमाला का पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम करते हैं वर्णमाला का पार्ट 2। जैसा कि उस दिन ये कुछ स्वर के 2 पॉइंट रह गए थे। जैसे होठों की स्थिति के आधार पर स्वर की बात करते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, जिनमें के छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये 4 टाइप के आते हैं। ठीक है। और अवृत्तमुखी की बात करें तो अनुनासिक और निरुनासिक इन दोनों को छोड़ के सारे अवृत्तमुखी में ही आते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट के लिए। अगर हवा की स्थिति के आधार पर स्वरों की बात की जाए तो अनुनासिक में आती है जो चंद्रबिंदी वाला, ये चंद्रबिंदी आता है और एक छोटी अंग आती है। ठीक है। अच्छा, स्वर में जो अनुस्वार का मिलन हो वही एक अनुनासिक आपका बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं निरुनासिक। निरुनासिक में वो आता है जिनमें कोई भी पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन न लगे। एक तरह से छोटा आ से शुरू होकर बड़े ओ तक जितने भी आपके स्वर आते हैं सारे के सारे निरुनासिक के अंतर्गत ही बोले जाते हैं। तो आपका स्वर का पोर्शन यहाँ सारा कवर हो जाता है। अब बात करते हैं अगले पोर्शन के लिए आपको व्यंजन की। ठीक है। तो अगर व्यंजन की संख्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट मिलता है आपको कि व्यंजन की संख्या क्या होती है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि व्यंजनों की टोटल संख्या 33 होती है। ठीक है। व्यंजन का मतलब ये होता है जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, व्यंजन भी अलग अलग कुछ पार्ट में डिवाइड है। जैसे पहला पार्ट आया हमारा स्पर्श व्यंजन, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन जाता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है यानी ये जितने भी होते हैं का से लेके और माँ तक, ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। आप इनको एक तरीके से याद रख सकते हो, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। तो इस हिसाब से स्पर्श व्यंजन को अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है। तो अब इसके साथ कुछ पॉइंट जैसे ये हुए, जैसे क वर्ग। ठीक है। क वर्ग में का, ख, ग, घ, यहाँ ये जो है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन में आएंगे। इस हिसाब से ये लाइनें आगे काम आने वाली है, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। जैसे क वर्ग का पहला क हुआ, क वर्ग का तीसरा ग हुआ, जैसे च वर्ग का तीसरा ज हुआ, ट वर्ग का चौथी बात करें तो ढ हुआ, ढक्कन वाला ढ वैसे, और त वर्ग का पंचमाक्षर जो हुआ न हुआ। अच्छा, ये जो पंचमाक्षर होते हैं इन पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं। पंचमाक्षर यानी पांचवा जो अक्षर होता है इसको नासिक के व्यंजन भी बोलते हैं इसके को, इसीलिए। ठीक है। तो अब आते हैं इनकी ध्वनि की बात करते हैं। इनकी जो ध्वनि होती है, उनकी ध्वनि पंचमाक्षर की तो नासिक की ध्वनि होती है, तो सबको पता ही है शुरू से। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे क वर्ग आया आपका, जैसे क ख ग घ घ, जैसे क वर्ग और उसके साथ अगर स्वरों में छोटा आ, बड़ा आ और बड़ी अंग, इनको और हाहर, इन चारों को क वर्ग के साथ लगाएंगे तो इन सब की ध्वनि बनेगी आपकी कंठ ध्वनि। ठीक है। जैसे च वर्ग जो च छ छ ज ज ये वाला था, तो च वर्ग के साथ अगर य श और दोनों ई जोड़ेंगे तो इनकी ध्वनि बनेगी तालव्य ध्वनि। ठीक है। तो जिस ट वर्ग के साथ श, र और ऋषि ये जोड़ेंगे, इनकी ध्वनि बनेगी मूर्धन्य ध्वनि। ऐसे ही त वर्ग के साथ में स, ला और ज जोड़ेंगे तो इसकी ध्वनि बनेगी दंत ध्वनि। ठीक है। जैसे क वर्ग का कोई भी एक आ जाता है, जैसे ग हुआ, घ हुआ, ठीक है, या ख हुआ, उस सभी कंठ ध्वनि गिनी जाएगी। च वर्ग का छ, ज कोई भी आ जाता है उसकी तालव्य ध्वनि होगी इस हिसाब से। जैसे आप इनको ना एक तरह से, जैसे प वर्ग, इसको तो आप बोल के भी अंदाजा लगा सकते हो। तो प वर्ग में प, फ, ब, कहीं ना कहीं होठों का मिलान मिलान हो रहा है कहीं ना कहीं होठों का। ठीक है। तो अगर आप बात करोगे, अब जैसे हमारे 4 स्वर बचे, ए आई और ओ औ। ठीक है। अगर इन चारों की ध्वनि की बात करेंगे हम, तो इन चारों की ध्वनि वैसे होगी, जैसे अ है तो अ का और ई का मेल, तभी तो आपका ए बनेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तो ना, तो आ जो है ये कंठ से बनता है, और ये जो आपका ई है, ई जो है ये आपका तालव्य से बनता है। इसीलिए इनको मिला के इन दोनों की ध्वनि कंठ तालव्य हो जाती है। ऐसे ही आपका अ और उ इससे मिलते ये बनते हैं, तो इसलिए इनकी ध्वनि कंठोष्ठ हो जाती है। जैसे उ बनेगा आपका उष्ठ ध्वनि से, और
अ बनेगा आपको कंठ ध्वनि से, इसलिए इनकी ध्वनि जो होती है वो कंठोष्ठ हो जाती है। ठीक है, तो अब आते हैं इसके अगले पॉइंट पर। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो ये होते हैं, जैसे र, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से लुंठित वर्ण कौन सा है, फिर प्रकम्पित कौन सा है, तो वो एकमात्र होता है र, जिससे लुंठित और प्रकम्पित दोनों ही बोला जाता है। ठीक है, और ल जो ये पार्श्विक होता है, और ह की गिनती आप काकल्य में कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। अंत्यस्थ व्यंजन चार होते हैं बस सिर्फ, य, र, ल और व। अंत्यस्थ व्यंजन सिर्फ चार होते हैं, य, र, ल, व। उसी हिसाब से ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म का मतलब ये होता है जिनको बोलने में ना इंसान के मुंह से गर्म हवा निकलती है, उसी हिसाब से इसलिए इन्हें ऊष्म बोला जाता है, मतलब गर्म प्राणवायु निकले। श, तीनों तो श लगेंगे, श, श और श, और ऊपर से ह। ठीक है, अच्छा, य और व जो होते हैं ना, ये इन्हें आप अर्ध स्वर भी बोल सकते हैं, य और व को। जैसे आपने लिखा महिलाएं, तो महिलाएं में जो लास्ट में आएगा तो उसे आप ये ए भी लगा सकते हो और ये वाला ये भी लगा सकते हो, तो दोनों ही महिलाएं सही होता है, इसीलिए आप इसमें महिलाएं लगा सकते हो बाद के लिए। ठीक है, ऐसे आप कौवा, कौवा में देखोगे तो में बड़ा आ लगा के आ भी बना सकते हो और व लगा के वा भी बना सकते हो, दोनों ही आपका कौवा वाला सिस्टम सही बनेगा वहाँ पे। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो जिस आपके संयुक्त स्वर होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। श्र, जैसे अब श्रीमान वाला श्र होता है वो, इसमें सा सीटी के साथ हलंत लग के प्लस में र जुड़ेगा तब ये श्र बनता है। उसी हिसाब से क्षत्रिय वाले क्ष की बात करोगे तो क के साथ षटकोण वाले श का मेल होता है, इससे तब जाके बनता है। और आप त्रिशूल वाले त्र की बात करोगे तो ये त प्लस र मिलके जब बनता है। अगर आप ज्ञानी की बात करोगे तो ज्ञानी के लिए ज हलंत लग के और ये इया, इन दोनों के साथ ज्ञानी का मेल होता है। ठीक है, तब जाके ये आपके कुछ यहाँ पे जो व्यंजन है पूरे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट के, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त जो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो ड और ढ, यानी जैसे आपको क्षिप्त की बात करोगे ना, जैसे आप नॉर्मल लिखते हो ढक्कन, ठीक है, तो ये ढक्कन लिख सकते हो। अगर आप इसमें ये पॉइंट लगा दोगे ना एक पॉइंट नीचे, तो फिर ढक्कन नहीं रहेगा, क्योंकि पॉइंट के साथ ये शुरू नहीं हो सकता, फिर ये चीज़ गलत हो जाएगा इसी वजह से। तो ड और ढ, और ये जो ढाइनेस के लिए, जैसे आप ढोलक नॉर्मल लिख सकते हो, तो ढोलक के साथ नीचे लगाओगे तो ये गलत शब्द माना जाएगा, इसीलिए ड और ढ, तो इनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं हो सकता, इसलिए इनको उच्चिप्त कहा जाता है। अगर बात करते हैं टोटल वर्ड्स की, तो टोटल वर्ड्स होते हैं आपके 52, जिनमें स्वरों की संख्या होती है 11, जो मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अयोगभा होते हैं 2, छोटी अंग और बड़ी अंग। उच्छिप्त डाढ़ा होते हैं, संयुक्त आपके श और क्षेत्र ज्ञान, ये तीनों होते हैं। और व्यंजन आपके होते हैं 33। 33 व्यंजनों में 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, जो क च ट त प, जो क वर्ग के 5, च वर्ग के 5 ऐसे कर करा के ना, ऐसे प वर्ग तक के 5। अगर आप बात करते हो इसमें 4 अंत्यस्थ व्यंजन लगते हैं, य, र, ल और व, और 4 ऊष्म व्यंजन लगते हैं, श, श, श और ह। ठीक है, इसीलिए ये इनको वो कहा जाता है। टोटल अगर व्यंजन की संख्या यहाँ पे आके हो जाती है 52। अब बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि हाँ, कवर का पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, इन लाइनों को आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे कि आप चीज़ों को काफ़ी हद तक कवर कर पाओगे। ठीक है, तो अब अल्प प्राण, पहली, तीसरी, पांचवी लाइन, यानी क, ग और पांचवी या पंचमाक्षर जो था पांचवी लाइन, इन तीनों के साथ अगर अंत्यस्थ को मिलाया जाए, य, र, ल और व, ठीक है, तो आपके ये इनमें से कोई सा भी वर्ड आएगा तो वो अल्प प्राण की गिनती में आएगा। अल्प प्राण का मतलब होता है जिससे बोलने में कम प्राणवायु निकलती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प, उसके नाम से ही पता लग रहा है कम। ठीक है, महाप्राण। इसके बाद दो बचे, दूसरी लाइन ख और घ वाली लाइन। ठीक है, जैसे च छ, छ वाली लाइन और ऐसे उसके बाद चौथी लाइन। ठीक है, ये बचे, तो इसे इसलिए बोला जाता है महाप्राण, ऊष्म। इसके साथ दूसरी और चौथी लाइन और ऊष्म व्यंजन, यानी ऊष्म व्यंजन कौन से, तीनों तो श, ठीक है, और ह, इसके साथ ऊष्म व्यंजन जुड़ेंगे तब जाके इसकी गिनती हाँ होगी। ठीक है, तो 1, 3, 5 और अंत्यस्थ, ठीक है, अल्पप्राण होते हैं, और 2, 4 और ऊष्म ये महाप्राण होते हैं। उसी हिसाब से बात करते हैं अघोष की। अघोष का मतलब होता है जिसे बोलने में ना स्वर तंत्रियाँ, जो इंसान की स्वर तंत्रियाँ होते हैं वो कंपन न करें। इसका पहली दूसरी लाइन के साथ ऊष्म का साथ हो, अगर पहली दूसरी लाइन के साथ में ऊष्म का साथ हो
तो वो आपकी अघोष होती है, ठीक है। और घोष या सघोष, घोष या सघोष का मतलब होता है जिसे बोलने में स्वर तंत्रियाँ इंसानी कंपन करती हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है तीसरी चौथी पांचवी लाइन के साथ में आपको ह काकल्य वर्ण जो होता है ह और अंत्यस्थ व्यंजन जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ये घोष वर्ण पूरा बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा पॉइंट ये भी है रा के कुछ रूपों की। जैसे कृपा, हम सोचते हैं कृपा में रा पूरा होगा, इसका मतलब ये नहीं होता। कृपा में जो रा होता है ऋषि वाला रा होता है कृपा में। उसी हिसाब से बात करते हैं मात्रा, तो त्रा, ये त्रा पूरा नहीं होता। वो थोड़ी देर पहले समझाता संयुक्त स्वर में आपको त प्लस र मिलकर तब जाके त्र बनता है, इसीलिए त्र मात्रा के र में, इसलिए पूरा र लगता है इसमें, ठीक है। अब कर्म की बात करोगे, कर्म, इससे कर्म हम बोल देते हैं, कर्म असली कर्म तो ये होता, पर ये कर्म नहीं होता इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ये होता है कर्म, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें और उसमें बहुत अंतर होता है। तो कर्म में आधा रा आता है, और ट्रक की बात करोगे तो ट्रक में आता है पूरा रा। हम अगली वीडियो में इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में कोशिश करेंगे आपके लिए 20 से 25 इसके वर्णमाला चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाने के, जिससे कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और पता भी लगे क्वेश्चन किस हिसाब से और कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।